तो सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई मामला हरियाणा में है। अमेरिका तय आयो हवाई जहाज का उतरना। अरे हरियाणा में भी नहीं, पंजाब में उतरे हैं। तो हमारे साथ है प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जी जय हिंद, वंदे मातरम। सर जहां पर रूस की लड़ाई हो जाए वहां तो आप अपने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज भेजो हो लियान खातर। इसराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई हो तो वहां भेज दो हो। ये उल्टी गंगा कैसे बहेगी? वहां से अमेरिका भेजने लग रहा है हरियाणा पंजाब के अंदर। और तो और पंजाब के अंदर हेलीकॉप्टर उतरा, पंजाब वाले ने भी कहा है अभी हमारे क्यों उतारो। ये देखिए, मामला क्या है? दो तीन चीजें आपने शामिल कर दी हाँ एक साथ। हाँ। अ, अमेरिका से जो अवैध तरीके से वहां गए हुए भारतीय नागरिकों का हम्म उनकी वापसी है, हम्म और उनको लेकर आने वाला जो विमान है, हम्म यान है, हम्म वो पंजाब में उतरे या दिल्ली में उतर जाए या मुंबई में उतर जाए, हम्म समूचा भारत एक है। हम्म, उससे कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं पड़ता। जी। और कहीं भी उतरेगा, जो भारत के नागरिक गलत तरीके से बाहर गए हुए थे, अगर वे भारत के बोनाफाइड नागरिक हैं तो उनको स्वीकार करना भारत में, यह भारत की सरकार की कमिटमेंट है। हम अपने नागरिकों को डिसोन नहीं करते। जी जी। तो भारत सरकार अपनी वो प्रतिबद्धता निभा रही है। दूसरा, आपने कहा कि यूक्रेन में आप अपना जहाज भेज देते हैं लेने, या कहीं और संकट युद्ध के बीच में। हाँ साहब, भेजते हैं। जहां कहीं भारत का नागरिक कोई वैधानिक तरीके से गया हुआ है और वहां कोई अवैधानिक संकट आ जाता है, युद्ध जैसी कोई स्थिति पैदा हो जाती है, वहां उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो हाँ, भारत की सरकार हमेशा अपने एक एक नागरिक को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इनके मामले में जिम्मेवारी है सरकार। जी साहब, जिम्मेवारी भी है और हमने उसको निभाया है। ठीक है। कम से कम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। सारी दुनिया उसको स्वीकार करती है। जी। जहां तक अमेरिका से अवैध रूप से वहां गए हुए भारतीयों की वापसी का सवाल है, तो वो गैरकानूनी तरीके से गए हुए हैं। उन्होंने वहां के कानून का उल्लंघन किया है, अप्रत्यक्ष रूप से भारत के कानून का भी उल्लंघन किया हुआ है। बावजूद उसके भारत सरकार उनको डिसोन नहीं कर रही। जब वे अमेरिका गए, क्या ये प्रश्न उनसे भी पूछा नहीं जाना चाहिए? और उनके जैसे उनको जिन एजेंट्स ने भेजा उनसे पूछा ही जाएगा। एफआईआर दर्ज किया हमने तो करनाल में, उनसे भी ये पूछा जाएगा, भाई तुमने भेजे कैसे? आप गए क्या क्या करने गए थे? कागजों में क्या कह के गए थे? और वहां जाके कागजों में क्या कहा? दो तीन तरह की बड़ी इसमें पीड़ादायक आयाम है इसके। जो डोंकी मार्ग से बीत कूद के, अब डोंकी का ट्रांसलेशन गधा मार्ग होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो इस विधि से अमेरिका गए हैं, वे लोग क्या भारत की सरकार को यह बता के गए थे कि हम अमेरिका इस रास्ते से जा रहे हैं? जब वो गए तो वो किसी और देश में यहां से गए, निश्चित तौर पर किसी अन्य देश का वीजा लेकर गए होंगे। वीजा जब लिया होगा तो कुछ और कहा होगा, टूरिस्ट वीजा लेकर के गए होंगे। भारत की सरकार के साथ भी विश्वासघात करके गए साहब। अपने देश की सरकार को उसकी आंखों में धूल झोंक कर गए, एक उन प्रावधानों का उल्लंघन किया, फिर अमेरिका में प्रवेश करने के लिए उन्होंने फिर नियम तोड़े। इतने में भी काम नहीं चला होगा। इनमें से बड़ी संख्या में जगदीप भाई वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में पकड़े जाने के बाद असाइलम अप्लाई की होगी। असाइलम का मतलब क्या है? असाइलम माने शरण। कोई गलत तरीके से अमेरिका में बढ़ गया बीत कूद के, इब अमेरिका ने पकड़ लिया, बचन का के रहा है, उड़ जाके फिर न्यू कहेंगे हम तो जी मरण न हो रहे थे हिंदुस्तान में। भारत हमारे लिए खतरनाक था, भारत की सरकार से हमको खतरा था, वहां हमारा उत्पीड़न हो रहा था, इसलिए हमको शरण दे दीजिए। ऐसे ही सुनता नहीं, पता नहीं क्या कहते होंगे, राम जाने क्या क्या कहते होंगे। मतलब हमें खतरा है हमारे देश से। हाँ, तो मेरे देश, आपके देश अपने देश से खतरा बताकर गैर कानूनी तरीके से अपने प्रवेश को लेजिटिमेट करने की जो लोग कोशिश करते हैं, आप मुझे ये बताइए, क्या किसी भी देशभक्त नागरिक के मन में ऐसा देश विरोधी काम करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति सद्भावना जगनी चाहिए? मैं आपको कोस कर आपकी सद्भावना पाने का पात्र रहता हूं क्या? आप कोई गाली दूं
और फिर ये उम्मीद करूं कि मैं आप जो है मुझे मालाएं पहनाएंगे। साहब, उसके बावजूद भारत के ऐसे प्रत्येक नागरिक को हम जो हमारा है हम स्वीकारेंगे। ये भारत माता है, मां है। अपने लाल जिन्होंने मां को भी गाली दी है उनको भी दुत्कारेगी नहीं, अस्वीकार नहीं करेगी। इस दृष्टिकोण से भी तो देखिए, मतलब ये है कि जो अमेरिका में इस तरीके से गए हैं वो वहां के रोहिंग्यास हैं। जैसे हम इधर रोहिंग्यास को पसंद नहीं करते फिर भी शरण दे रखी है, तो क्या मैं यही मानूं ये भी उसी टाइप के लोग हैं, वहां के लोग क्यों पसंद करें, ऐसा ही मानूं मैं? वहां पर नैरेटिव भी यही है कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुस आए लोग एक वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, सर्वाइवल के लिए, पंजे जमाने के लिए वो शॉर्टकट अपनाएंगे, आपराधिक गतिविधियों में शुमार होंगे। अमेरिका के लोगों को उनसे ये दर्द है, ठीक वैसे जैसे हमें विदेशी घुसपैठियों से आज भारत में भी है। इसी तरह से ये लोग वहां जब जाएंगे, इलीगल जो घुसपैठी हैं, ये वहां नौकरी के अवसर भी तो खाएंगे। अमेरिका में एक पक्ष ये भी कहने वाला होगा कि भाई ये भारत आगे और मारे इससे की नौकरी खाओगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी खाएंगे। इसलिए तो ट्रंप जीता वहां पे, यही मुद्दा था, ये नैरेटिव था उनका। जी, जी, जी। और वो अपनी जगह गलत नहीं है। मैं और आप परेशान हैं, हमारा भी मुद्दा है कि बांग्लादेश, बर्मा, कहीं से भी इलीगल घुसपैठिए लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में पिछली सरकारों ने भारत में आने दिए और वो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बोझ बने हुए हैं, भारत के चुनाव परिणामों को भी दुष्प्रभावित करते हैं, भारत में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, हिंसक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, दंगों में शामिल होते हैं, समय आने पर आईएसआई के एजेंट के रूप में काम भी करते हैं। तो भाई जैसे हम विदेशी घुसपैठियों से परेशान हैं, अमेरिका अगर परेशान है और वो ऐसे गैर कानूनी तरीके से घुसे हुए विदेशियों को, उसमें भारतीय भी है, अन्य देशों के लोग भी होंगे, केवल भारतीय नहीं है, हाँ, ठीक है, उनको वो भेज रहा है अपने कानून के हिसाब से। तो भाई साहब ये बताइए, इसमें भारत सरकार करे तो क्या करे? हर देश को अपने कानून का पालन करने का अधिकार है कि नहीं? हमको कल को रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को या अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजना है, हम जब भेजेंगे, हम जो तैयारी कर रहे हैं, जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं, उनको डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, यहां भी कुछ लोग चिल्लाएंगे, रोएंगे, लेकिन उनका हक है क्या भारत के संसाधनों पर? चलो आपकी बात मान ली, ठीक है, वो इलीगल गए थे, उन्होंने भेज दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, भेज दो भाई। लेकिन क्या वो आतंकवादी है, उनको बेलों में जगड़ के उतारा गया? इतना बड़ा आरोप क्या है कि भी उनको बेलों में एक बड़े कैदी की तरह से उनको उतारा गया? देखिए, मैं इंडिया में आ चुके थे, ठीक है, उतार देते हैं। नहीं, मैं यूं कह रहा हूं कि विदेशी घुसपैठियों को बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा जाए, ये भारत का कानून नहीं है। ये कहां का कानून है? ये अमेरिका का कानून है। अमेरिका ने ये कानून अभी नहीं बनाया, कल नहीं बनाया, परसों नहीं बनाया, ट्रंप के आने के बाद नहीं बनाया, बाइडेन के समय में नहीं बनाया। जहां तक मेरी जानकारी है, अमेरिका इस तरह से विदेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करे, अमेरिका की धरती से उठाकर जहां से वो आए वहां पटक आए और बेड़ियां लगाकर भेजे, ये कानून तो उस समय बना था जब हिंदुस्तान में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 2012 में ये कानून अस्तित्व में आया। तो ये प्रक्रिया पहले से चल रही है, वो बदस्तूर जारी है। वो कितने बड़े अपराधी हैं ये तय करने का अधिकार उस देश को है जिसमें वो घुसे हैं। लेकिन अब है ना, देखो बात ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट वैसे तो नहीं करना चाहिए, फिर भी चलो आगे। लेकिन अब हम वीडियोस देखते हैं उनके माँ बाप की, जी हमारा बेटा 2 किले बेच के गया था, अब 20 से दिन हुए थे गए न, अभी वो आ गया जी 60-70 लाख हमारा नुकसान होगा। अब सरकार इस बारे में, क्योंकि भी इमोशनल बात है, सरकार क्या ऐसे इमोशंस में आती है? देखिए, देश दुनिया जी वो केवल इमोशंस पे नहीं चलती। देश दुनिया कानून पे चलती है, नियमों पे चलती है, और तर्क की भी जीवन में कोई गुंजाइश है, कोई जगह होती है साहब। ठीक है जी। जो ये कह रहे हैं कि हम तो लुट गए, 70-80 लाख रुपये मारे माटी में मिल गए, धरती बेच के गया था, खूड बेच के गया था, उनसे ये प्रश्न तो किसी को करना पड़ेगा, ये वो खुद से पूछें। जब वो ये कर रहे थे, क्या उनको ये नहीं पता था कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं? उनको जिस दिन वो गए थे उस दिन भी पता था हम इलीगली जा रहे हैं। उनको उस दिन भी ये पता था रास्ते में डोंकी मार्ग पर मर भी सके हमारा छोरा।
आतंकवादी भी मिलेंगे, आतंकवादी भी मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, बैंडिट्स मिलेंगे, समुद्री लुटेरे भी मिल सकते हैं, रेपिस्ट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे साहब। राक्षसी अमानवीय परिस्थितियों में से होकर गुजरेंगे। तब तो डॉलर कमाने के लोभ में जाने दिया। अब जब उलझ गए, फंस गए, तो उसके लिए सरकार को कोसना मेरे ख्याल से नहीं बनता। एक और दृष्टिकोण है इसमें। जो व्यक्ति जगदीप भाई 80 लाख रुपए, 70 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका जा रहा है, अपने घर की जमीन बेचकर या कर्ज लेकर या मां के गहने दर के, भाई साहब वो इतने पैसे में क्या भारत में बढ़िया कारोबार नहीं कर सकता था? ये ज्ञान क्यों नहीं उसको उसके मां बाप ने दिया, उसके रिश्तेदारों ने दिया? सरकार थोड़ा सा लोन देती है और देश में लाखों की संख्या में लखपति दीदी बन गई कि नहीं बन गई? सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेकर छोटे छोटे रोजगार से लोग आगे बढ़ रहे हैं ना जी। अपने देश, अपनी मिट्टी में सरकार से मिलने वाली मदद का लाभ लेकर। और वो जो पैसा एजेंटों के ठूस दिया, उतने पैसे में पूरे बढ़िया कारोबार नहीं हो सके था कि? आप बताओ, हो नहीं सकता नहीं, था ठीक क्या? बात है, लीगल हो सकता था, लीगल वैधानिक तरीके से होता और यहां अपने माता पिता के साथ रहते, परिवार की संभाल करते। आपको मुझको मालूम है, हमारे अपने परिवारों में से लोग गए हुए हैं। जगदीप भाई इलीगल तरीके से चला गया, यहां मां बीमार, बाबू बीमार, अस्पताल में ले जाने वाला कोई नहीं बचता, माता पिता की मृत्यु हो जाती है, अंतिम संस्कार पे पहुंच नहीं पाते। क्या करना है ऐसे डॉलर्स का? कुल मिलाकर कहीं ना कहीं लोभ में फंसकर गलत रास्ते पर लोग जा रहे हैं। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में भारत के लोग वैधानिक तरीके से भी तो जा रहे हैं, कानूनी तरीके से भी तो जा रहे हैं, पढ़ने भी जाते हैं, नौकरी करने भी जाते हैं, शोध करने भी जाते हैं, और तोर मारे उड़ तक गए हुए, डाढ़ सिर गए हुए, डंग सिर गए हुए, तरीके सिर गए हुए, उपराष्ट्रपति बन गया कोई, जाकर कोई मंत्री बन गया। भारतीय मूल के लोग गए हैं ना सही तरीके से। तो भारत से किसी भी दूसरे देश में लीगल तरीके से जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने सपनों को यहां पूरा करें या कनाडा में पूरा करें, ऑस्ट्रेलिया में पूरा करें, अमेरिका में करें, कैलिफोर्निया में करें, ह्यूस्टन में करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डू इट इन अ लीगल वे। गैर कानूनी तरीके से आप करें और फिर यह कहें कि हम पर तरस खाइए, संभव नहीं है तरस खाना। भारत सरकार की भी तो कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा, हरियाणा से मेरे ख्याल से लगभग 1 मिलियन के लोग गए होंगे, 8-9 लाख लगभग गए होंगे। ये आए इतने ही क्यों? बाकियों का क्या? हाँ, उसमें जो मेरी समझ कहती है, मैं इमिग्रेशन के इश्यूज का जानकार तो नहीं हूं जी जी, लेकिन क्या है कि जो लोग चले गए इलीगल तरीके से और जिन्होंने वहां जाकर अपना एक पेपर वर्क एक सीमा तक पूरा कर लिया, कोर्ट केस हो गया, हाँ, ठीक है जी, और वो सेटल हो गए जी, तो वो तो है वहां, कम से कम जो मामला कोर्ट में है वो सेफ जोन में है। जो वहां पहुंच गए, एक लेवल, एक सीमा उन्होंने पार कर ली, चाहे भारत को गाड़ी देके, भारत को कोस के, भारत को दुश्मन बता के, हाँ, वो वहां जगह बना गए, वो वहां हैं, वो टिके रहेंगे, वो जमे रहेंगे। ये जो आए हैं ये बिल्कुल ही ये कोर्ट में भी नहीं गए, ये असाइलम में भी नहीं गए, अदर बीच आए हैं। ये राह में उलझ के फंस गए, वहां सरकार बदल गई, उस सरकार ने सख्ती कर दी जो उनका अधिकार था। ये बाइडेन के चक्कर में थे, यूनिवेरा किसके चक्कर में थे? आ गया ट्रंप। हाँ, आना मतलब वहां बदल गया माहौल वहां की सरकार का। कुल मिलाकर सीधी सपाट सी बात यह है, गैर कानूनी तरीके से गए हुए किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई सद्भावना का भाव कम से कम अपने दिल में तो पैदा नहीं होता। अगर इनके प्रति सद्भावना और संवेदना में आप चिल्लाओगे, रोओगे, रुदाली करोगे, कोई छाती पीटेगा, तो भाई कल को जब आपको भारत से, हरियाणा से गैर कानूनी घुसपैठियों को हटाना होगा, हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, तो फिर आप उनके खिलाफ कैसे खड़े होंगे? इतनी सरल सी इक्वेशन है, मुझे लगता है इसमें बहुत उलझने वाला मसला नहीं है। एक दूसरा छोटा सा विषय है, ये तो खैर ठीक है, हमने ये विषय डिस्कस किया। दूसरा एक विषय है, आपने पटवारियों की लिस्ट निकाली, करप्टेड, विद मोबाइल नंबर, विद एलिगेशन, और जगह से हैं, किस कास्ट का है, सब कुछ बनाकर व्हाट्सएप पे चिपका दी, सारे देश, सारे हरियाणा में लिस्ट वाले। क्या अब तहसीलदारों की बारी है, उनके साथ जो दलाल काम कर रहे हैं क्या उनकी बारी? या फिर मैं ये मानूं
तहसीलदारों की बारी इसलिए नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं मंत्री और नेताओं से चिपके हुए हैं, कमीशन तो वहीं पे भी जाता होगा कहीं ना। दो टूक बात को समझना चाहिए। ए जी। जो सूची सार्वजनिक हुई कथित तौर पर भ्रष्ट पटवारियों की, वो ऑफिशियली सरकार की तरफ से सार्वजनिक नहीं की गई थी। समझिएगा, मैं उत्तर दे रहा हूं अब इसको, इस टेक्निकल पार्ट को समझिएगा। ठीक है। डिपार्टमेंट इंटरनली फीडबैक लेता है 50 तरीकों से। उनमें से कोई एक फीडबैक आया, उस फीडबैक को वेरीफाई करने और जरूरत के अनुसार एक्शन लेने के लिए इंटरनल गोपनीय कम्युनिकेशन था विभाग का, वो भेजा गया, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है। और वो कहीं से फेल हो गया, लीक हो गया, सीक्रेसी थी वो, सीक्रेसी लीक हो गई। तो आधिकारिक रूप से सरकार ने किसी भ्रष्ट पटवारी की सूची सार्वजनिक नहीं की। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो सूची कोई थी अगर जी, जो आपने भी देखी, कोई एक सूची हमने सबने देखी जी, उनमें से किसी के भी विरुद्ध कार्रवाई का तरीका ये नहीं है कि कोई सूची आ गई और वे फांसी पे टांग दिए, फांसी तोड़ दी, देसी में कहना हो तो। नहीं साहब, भारत में किसी भी सरकारी कर्मचारी या नागरिक के विरुद्ध कोई आरोप लगता है तो उसके विरुद्ध प्रमाण एकत्रित होते हैं, चार्जशीट उसको किया जाता है, इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, फिर उसको गलत या सही करार दिया जाता है और उसके बाद भी अदालतों में जाकर उसे अपने आप को डिफेंड करने का अवसर दिया जाता है जी। तो मैं समझता नहीं कि वो सूची उस श्रेणी की कोई सूची थी कि भाई ये आगे अरे ना फांसी तोड़ो। दूसरी बात, आपने कहा तहसीलदारों की भी कोई लिस्ट आओगी कि क्या तहसीलदारों में भी करप्टेड हैं दलाल उनके? सुनिए, केवल तहसीलदार क्यों जी, मैं ये कह रहा हूं जब आधिकारिक सरकार की ओर से कोई सूची ऐसी आई नहीं, ऐसा आने का कोई प्रोविजन नहीं है कानून में, तो ऐसी किसी लिस्ट की उम्मीद तो मत करिए। ठीक है। लेकिन तय मानिए अगर हरियाणा में कहीं कोई तहसीलदार हो, कोई डिप्टी कमिश्नर हो, कोई एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो, कोई और सरकारी अधिकारी हो, वो अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो होशियार रहे, सावधान रहे, सरकार की सब पर नजर है। जो गलत करेगा आज लिपट जाए, कल न था जाए, परसों गेड़ी में आ जाए। बुरा व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति किसी भी ओहदे और पद का क्यों ना हो, मैं ये समझता हूं ये सरकार उसको न बचाएगी न बख्शेगी। और ये पहले हुआ करता था कि तहसीलदार से लेके और ऊपर तक एक भ्रष्टाचार की क्या कहेंगे उन्हें नाड़ी थी, उसके मैं पैसे बगा जाऊं तो तड़े तर ऊपर लगवे चढ़ा करते, चढ़ा हुआ। कम से कम हरियाणा में जब से मनोहर जी की सरकार बनी थी, हमने वो भ्रष्टाचार के सारे अनौपचारिक औपचारिक चैनल वो हमने अपनी तरफ से बंद कर रखे हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि चोर खत्म हो गए सारे, इसके मायने ये भी नहीं है कि भ्रष्टाचार संपूर्णता में समाप्त हो गया। अभी भी लोग होंगे ऐसे निर्लज्ज दुस्साहसी लोग, अभी भी हो सकते हैं जिन नहीं उबे रहा है भाई, विजिलेंस भी आ सके, कोई कैमरा भी देख रहे हो सके, मुख्यमंत्री की फ्लाइंग स्क्वाड भी आ सकती है, कोई शिकायत भी कर सकता है, जगदीप भी स्टिंग ऑपरेशन कर सकता है। इसके बावजूद कुछ लोगों का लोभ लालच इतना भयंकर होता है कि वो फिर भी गलत काम करते हैं। ऐसे लोग रोज पकड़े जाते हैं, अंदर ठोक रहे हैं मन को। तो क्या सरकार की कोई ऐसी थर्ड आई है जो अब थोड़ा सा और सीरियस होके इन बड़े अधिकारियों में फोकस किए हुए है? सब पर नजर है ना, मैंने ये कहा। सरकार के पास एंटी करप्शन ब्यूरो समेत अलग अलग चैनल्स हैं मुझ पर, आप पर, सरकारी कर्मचारियों से लेकर साधारण नागरिक तक। कोई भी गड़बड़ करता है उस पर निगाह रखने के बहुत सारे चैनल्स हैं साहब, कोई बच के जा नहीं सकता। कोई घड़ी बीत रही होगी बुरे आदमी की, गलत लोगों को यही सोचना चाहिए भाई या घड़ी टल रही, अगली टलेगी कि नहीं, मेरा नहीं। भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध हमारा अभियान बदस्तूर जारी है। हां, मैं ये कह सकता हूं आपके साथ बात करते हुए कि एक्सीलेटर पर थोड़ा पंजा और बारीकरण की जरूरत है, और तेज कर देंगे तो और तीव्र गति से सिस्टम की सफाई होगी। हमारी कमिटमेंट भ्रष्टों को नाथने की, भ्रष्टों को
कारागार में ठोकने की, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई, कहीं कोई कंप्रोमाइज की गुंजाइश नहीं। तो आम जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? आम जनता से ये कहा जा सकता है इस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले जी, में, कि अगर आपके साथ कहीं कोई गलत हो ठगी डकैती करने वाला सामी आवे तो चुपके से शिकायत कीजिए, विजिलेंस को सूचित करिए, पुलिस को सूचित करिए, डिप्टी कमिश्नर को सूचित करिए। आपकी पहचान गुप्त रहेगी और शैतान पकड़ा कारागार में चला जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। हर दिन तो रेड हो रही है। होता क्या है, अक्सर लोग साहस नहीं करते। आपके नेताओं के घर में भी पानीपत में रेड पड़ी सर। मैं ये कह रहा हूं, जिसके विरुद्ध कोई शिकायत आएगी जी, वो मेरा नेता, आपका नेता, लेकिन ये नहीं पता चला मिला क्या। वो तो जिसने रेड की वही बता पाएंगे ना। अंदर सेटिंग तो नहीं होगी सर? नो, किसी सेटिंग की गुंजाइश इस राज्य में नहीं है। पहले हुआ जब कांग्रेस के मिलते ना तो पता लगता है 300 करोड़ मिलेंगे, 200 करोड़ मिलेगी। अब तो कुछ नहीं मिला। जब कोई कहीं कुछ पकड़ा जाएगा गैर कानूनी, हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो बनते हैं। जब भी कोई ऐसी एजेंसी रेड करती है, ईडी समेत, जी, छिपने छिपाने की गुंजाइश नहीं रहती साहब। पुराने जमाने थे जब अंडर हैंड, मेज के तड़े न बीत के पाछे, पर्दे के पाछे सोते हो जाकर दे, वो जमाना जालिया ही न्यू नहीं बेरा, कैमरा कौन से कोने में लाग रहा हो। तो वो स्थितियां, वो मुझे लगता है आम जनता भी सक्रिय होगी, मोबाइल में कैमरे रखते हैं। साधारण नागरिक रोज पकड़वा रहे हैं ना दुष्टों को। मोबाइल तो अपने आप में एक बहुत बड़ा औजार उपकरण है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर आप इस्तेमाल करने का अभ्यास कर लें तो आप बड़ा काम कर सकते हैं देश के हित का। आम जनता सक्रियता से भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ी हो। हमारी जहां मदद की आवश्यकता पड़े, हम यानी सरकार मुस्तैद हैं, प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जगदीप भाई। तो भाई हमारे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी बड़े एक्टिव हैं और किसी भी विषय पे हाजिर जवाब तो रहते ही हैं भाई। आपकी क्या सोच है जो ये दूसरे देशों से इंडिया में भेजे हैं भाई? और ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं, इसी विषय में बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। आओ एक दिन बैठ कर बतलाओ। फिलहाल धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई। जय श्री राम।